नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। जैसा कि आप जानते हैं कि संस्कृत की सेवा आपने देखे नहीं देखे, अवश्य देखिए। जिनके यहाँ इलेक्शन ख़त्म हो गए हैं वो हमसे इस चैनल पे जुड़े रहें। यहाँ चाणक्य नीति वगैरह बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, उनको आप देखिए, आपको मोटिवेशन मिलेगा। आपको जीवन की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो परेशानियों में जब आप पढ़ेंगे तो अवश्य ही यहाँ से आपको मार्गदर्शन मिल पाएगा। खैर, चुनावों की बात, तीसरे चरण का मतदान पूरा हुआ। इसमें मैंने भी अपनी सेवाएं दी थी। इस तीसरे चरण के मतदान के दरमियान जो मेरे अनुभव रहे हैं, थोड़ी सी उसकी बात करूँगा और इससे आपको बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जानने को मिलेंगी। देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि 22 तारीख को जब टीम एकत्रित हुई तो मेरे अनुभव के हिसाब से हर बार की जगह इस बार रिप्लेसमेंट कम थे। इसका मतलब मैं ये मानता हूँ, या तो कर्मचारियों के बीच में भय बढ़ा है, उनको ये मालूम पड़ गया है कि अगर हम अपनी ड्यूटी पे नहीं जाएंगे तो हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। क्योंकि एक घटना ऐसी बनी कि एक व्यक्ति ने मेडिकल सर्टिफिकेट लगाया कि मैं ड्यूटी करने में असमर्थ हूं क्योंकि मेरी तबीयत खराब रहती है। तो कलेक्टर ने, जो कि चुनाव अधिकारी भी थे, आरओ थे जो, उन्होंने ये ऑर्डर किया कि जो व्यक्ति काम करने में समर्थ ही नहीं हो उसको नौकरी करने का कोई अधिकार नहीं है। तो इनको इनकी नौकरी में से भी मुक्त किया जाए। हम इलेक्शन ड्यूटी में से तो मुक्त कर रहे हैं, लेकिन इनको इनकी नौकरी में से मुक्त कर दिया जाए। अब आजकल तो व्हाट्सएप और मीडिया का ज़माना है, वो मैसेज काफ़ी वायरल हुआ है। संभवतः आप लोगों ने में से भी किसी ने उस मैसेज को देखा होगा। कारण जो भी हो, लेकिन इस बार रिप्लेसमेंट बहुत कम रहे। यानी ये व्यक्ति गैर हाजिर है, इसकी जगह पे दूसरे व्यक्ति को भेजना पड़े, ऐसी स्थितियां बहुत कम थी। हाँ, जो रिजर्व में जिसका एक बार नंबर आ जाता है वो व्यक्ति ये समझता है कि अब मुझे कहीं जाना नहीं है, मुझे बैठ के मेरा पेमेंट मिलना चाहिए। लेकिन रिजर्व स्टाफ का मतलब ही ये होता है कि इतनी गर्मी में, इतने भयंकर वातावरण में, जबकि गुजरात में बहुत सी जगह तो 43 से 44 डिग्री टेम्परेचर था, किसी को डिहाइड्रेशन हो सकता है, किसी को और भी कोई परेशानियां हो सकती हैं। इसीलिए रिजर्व स्टाफ रखा जाता है कि हम उनको रिप्लेस कर पाएँ। खैर, उनके साथ थोड़ी सिरदर्दियाँ हुई, जो कि होना स्वाभाविक है। हमें पहले से मालूम ही रहता है कि इस प्रकार की सिरदर्दियाँ होनी ही होती हैं। कुछ लोगों को रखा गया तो उनको ऐसा लगा कि अब तो ये एक्स्ट्रा वर्क हमें आ गया है, मतलब किसी और का काम हमें करना पड़ रहा है अगर हमें रिप्लेस किया गया है किसी की जगह पे। तो ऐसे कुछ लोगों ने उसमें अपनी परेशानियां भी बताने की कोशिश की। एक बैंक के महानुभाव ऐसे थे, उनका कहना ये था कि हमें तो यहाँ पे कूलर भी होना चाहिए और सारी सुविधाएं होनी चाहिए, तो ही हम वो काम करेंगे। तो ऐसी स्थिति में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आपको जो व्यवस्थाएं दी जाती हैं उन्हीं व्यवस्थाओं में आपको काम करना होता है, वहाँ आप आपकी डिमांड नहीं कर सकते हैं। लेकिन बेसिक व्यवस्थाएं कि आपके यहाँ पंखा भी नहीं हो, कुर्सियाँ भी नहीं हो, टेबल नहीं हो, तो उनके लिए आप कह सकते हैं। लेकिन आपके यहाँ 2-2 पंखे लगाए गए हैं, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि अगर कूलर नहीं है तो हम काम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को नोटिस देना पड़ता है और ऐसे लोगों को नोटिस मिला करता है। आप अपने घर में एसी में रहते हो, आपका ऑफिस एसी हो, जो भी है, लेकिन यहाँ इलेक्शन ड्यूटी में आप इस प्रकार की बातें नहीं कर सकते हैं, जो योग्य नहीं होता है। कुछ घटनाएं और भी इस तरीके की हैं जो अब आपको समझनी चाहिए। जैसे कि जब ट्रेनिंग दी जाती है तो कुछ प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो हैं या जो कर्मचारी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ खाली प्रिसाइडिंग ऑफिसर, एफपीओ हैं, पीओ हैं, वो इस तरीके के होते हैं कि वो ये समझते हैं कि हमें सब कुछ आता है। ऐसी स्थिति में हम कई बार कहते हैं कि जब पानी का भरा हुआ ग्लास है, उसमें ऊपर से पानी डाला जाएगा तो वो पूरा पानी बाहर ही निकल जाएगा। उस ग्लास के अंदर थोड़ा रहेगा तो ग्लास का कुछ ही पानी बाहर जाएगा, बाकी पूरा पानी ग्लास का बाहर नहीं होगा और नया पानी उसमें ऐड नहीं हो सकता है। अब आपने कितने बार भी इलेक्शन की ड्यूटी की हो, लेकिन हर बार कुछ नए कायदे, कुछ नए कानून, कुछ नई चीज़ें प्रत्येक बदलते इलेक्शन के साथ बदल के सामने आते रहते हैं। ऐसी स्थिति में आप कभी भी
ये नहीं सोच सकते हैं कि आप अपडेट हैं। मैं कई बार मेरे YouTube के वीडियो में भी ये बात कहता हूँ कि मैं आपको एक मार्गदर्शन दे रहा हूँ। वास्तविक जो चीज़ें हैं वो आपको अपने RO के यहाँ जो ट्रेनिंग होती है उसमें से जो सूचना दी जाए उन्हीं का आपको अमल करना होता है। हमारे यहाँ भी ऐसा हुआ कि कुछ लोग ये समझते थे और ऐसे लोग बहुत परेशान हुए इस बार। क्योंकि ये होता क्या है कि कनेक्शन करना भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। बोले हमने लास्ट टाइम किया था कनेक्शन। अब लास्ट टाइम जो वीवीपैट था उस वीवीपैट के साथ BSDU था और सूचनाएं उस पर आती थी। अब इस बार जो सूचनाएं हैं या जो भी उसमें कोई परेशानियां होती हैं वो कंट्रोल यूनिट में ही आता, BSDU पूरा हट गया है। तो ऐसे लोगों को बहुत सारी परेशानियां और उनकी परेशानियां हमारी परेशानियां होती हैं, क्योंकि वो परेशान है तो हम तो पहले से परेशान हो जाएंगे। एक घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी लोग इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब मतदान चल रहा है तो वीवीपैट के ऊपर कोई भी लाइट चालू नहीं होनी चाहिए। वीवीपैट के ऊपर देखिए, एक तरफ हम ये कहते हैं कि जो वहाँ पे आपका बैलेट यूनिट रखा है उसमें अंक दिखाई देने चाहिए कि कौन सा नंबर किसका है, 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, कमल का निशान है, हाथी का निशान है, पंजे का निशान है, जो भी निशान है वो हमें क्लियर दिखाई देने चाहिए, इसलिए वहाँ प्रकाश चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कही जाती है कि वीवीपैट के ऊपर प्रकाश नहीं पड़ना चाहिए। अब इन दोनों चीज़ों को मैनेज करने की जवाबदारी आपकी है। अगर आप इसको मैनेज नहीं करेंगे, जो वीवीपैट का स्क्रीन है उसके ऊपर कंटिन्यू लाइट पड़ेगी तो आपका वीवीपैट बदलना पड़ेगा और बदलना पड़ेगा। अगर आप एक बार वीवीपैट बदलते हैं और फिर भी उस लाइट को चालू रखते हैं तो समझ लीजिए दोबारा भी ये नौबत आ सकती है। क्यों? ये जो वीवीपैट है उसका कांच के ऊपर जब प्रकाश पड़ता है तो इतना सेंसिटिव है कि उसके अंदर का रोल जो है वो उसके साथ कागज मॉइस्चराइज हो जाता है और चिपक जाता है, जिससे वो आगे काम नहीं करता है। तो खास ध्यान रखें इस चीज़ का, क्योंकि हमें 3 से 4 जगह वीवीपैट बदलने पड़े और सभी जगह पे एक ही प्रॉब्लम थी कि उनके यहाँ वीवीपैट के ऊपर जो लाइट जल रही थी उन्होंने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। तो एक तो वीवीपैट के ऊपर कोई लाइट चालू ना हो, ये आप ध्यान रखिए। या अपनी मतकुटीर बनाने के टाइम पे इस चीज़ का ख्याल रखिए कि डायरेक्ट प्रकाश जो है वीवीपैट के जो स्क्रीन है उसके ऊपर ना पड़े, जिसमें स्लिप दिखाई देती है उसके ऊपर डायरेक्ट प्रकाश नहीं पड़ रहा हो, इस प्रकार से आप बनाएं। तो आप कोई भी ऐसी जगह पसंद कर लीजिए जहाँ राइट साइड आपकी मतकुटीर के अंदर प्रकाश रहे और लेफ्ट साइड जो है वो किसी तरीके से ढक जाए। अगर नहीं व्यवस्था हो पा रही है तो मतकुटीर के ऊपर कुछ रख दीजिए, कुछ इस प्रकार से कर दीजिए कि आपका वीवीपैट जो है उसके कांच के ऊपर वो प्रकाश नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उसमें अंदर स्वयं लाइट होती है और उससे वो स्लिप दिखाई देती है। वहाँ पे लाइट की या प्रकाश की कोई ज़रूरत नहीं है। विशेष करके जिनकी अगर मतदान केंद्र किसी टेंट वगैरह में बनाए गए हैं, इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऐसे में थोड़ा सा भी सनस्ट्रोक जैसे आपको परेशान कर सकता है, ऐसे आपके वीवीपैट को परेशान कर सकता है। बाकी हमारा ये सौभाग्य था कि गुजरात में सारे CU कंट्रोल यूनिट वगैरह जो हैं वो नए थे, इसलिए उन्होंने बहुत परेशान नहीं किया और रिप्लेसमेंट की परसेंटेज जो है मेरे अंडर में 241 बूथ थे और उसमें से खाली एक ही बूथ पर रिप्लेसमेंट हुआ, वो भी बजर बंद होने के कारण। इसके अलावा कोई समस्या नहीं है। अब ध्यान दीजिए, कुछ बातें जो हम आपसे कह रहे हैं, सभी प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो इस ड्यूटी पे जाने वाले हैं इस बात पे बहुत ही ध्यान दें। मान लीजिए आपके यहाँ बजर बंद होता है तो ऐसी स्थिति में आपके पास 2 ऑप्शन हैं। एक तो आप कंट्रोल यूनिट बदलवा दें तो CU वीवीपैट दोनों तीनों चीज़ें बदली जाएंगी। दूसरा, आपके पास उस कंडीशन में आपको मोक पोल करना है, सब कुछ करना है। दूसरी कंडीशन ये है कि बजर अगर बंद है और वहाँ पे जो रेड लाइट होती है, जो बिजी लैंप जलता है, अगर उसको देख करके आप मैनेज कर सकते हैं तो आप पूरे दिन इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। आपको कंट्रोल यूनिट और वो सब बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ प्रॉपर चल रहा है। खाली वो जो बजर बजता है वो बंद हो गया है। अब बजर बंद है तो वो मत पड़ा या नहीं पड़ा ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा? तो रेड लाइट अगर चालू है तो मत नहीं पड़ा है, रेड लाइट बंद हो गई यानी मत पड़ गया है। तो बजर कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर आप बजर को लेकर के इतने ही सेंसिटिव हैं कि अगर बजर नहीं बजेगा तो हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा कि मत पड़ा है, तो आप उसको बदलवा सकते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको एक एक पोल का मुख पोल करना पड़ता है, सारे इकरारनामा जो दूसरे भाग है वो भी भरना पड़ता है, सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आप इस चीज़ को लाइट से मैनेज कर सकते हैं तो आपका पूरा दिन भी बड़ी आसानी से निकल सकता है। ध्यान रखिएगा कि
आपको हर 1 घंटे बाद अपने कंट्रोल यूनिट और 17 का यानी 17A इन दोनों को समय समय पे मिलाते रहना चाहिए, जिससे कि कहीं बीच में कोई गड़बड़ी नहीं हो। दोनों के आंकड़े जो हैं वो एक साथ एक समान होने चाहिए। अंत में आपको क्या करना चाहिए उस पर खास ध्यान दीजिए। सारे फॉर्म, मेरा अनुभव ये कहता है, मैं आपको सिखाना नहीं चाह रहा हूँ और गलत चीज़ कभी सीखनी भी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ है कि लोगों ने जो खुले फॉर्म दिए उनको प्रॉपर फिलअप किया है, लेकिन जो कवर के अंदर फॉर्म रखे उनको कोरा रख दिया है। देखिए, जो जानकारियाँ आपसे मांगी गई हैं वो जानकारियाँ अगर आप नहीं भर के देते हैं तो आप ये मत समझिए कि आप बच जाएंगे, क्योंकि ये अलग चीज़ है कि आपके आरओ, आपके एआरओ या कुछ लोग आपकी गलतियों को ढक के और आपको परेशान नहीं करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि घटना ऐसी बनी कि मैंने अपनी एसी में इस प्रकार की सूचनाएं दी हुई थी कि 17 गा प्रिसाइडिंग की डायरी और PSO 5 इसकी एक ओपन कॉपी हमें चाहिए, जिनके आंकड़े हम मैच कर पाएँ। और उस कॉपी को मैंने उनसे भरवा के मंगवाया था, उसमें सारे आंकड़े फिलअप थे। लेकिन जब कंट्रोल यूनिट और VU ये सारी चीज़ें जमा करनी होती हैं तो स्ट्रॉन्ग रूम में उनके साथ 17 ग और प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो इकरारनामा करता है, जो सौगंधनामा करता है, उसकी कॉपी उसके साथ रखनी होती हैं। ऐसे में हर कवर को हम कम से कम लाइट में ऐसे नज़र करके देखते हैं कि कहीं कोई कवर ब्लैंक तो नहीं है, और 241 में से 4 से 5 कवर ऐसे मिले जिसमें नील करके और कागज़ अंदर रख दिया गया है। अब देखिए, जब ऊपर हेडिंग है, सफ़ेद कलर का कवर है, उस पर लिखा हुआ है 17 का और ग्रीन पेपर सील का हिसाब, तो आप उसमें ऐसा कैसे कर सकते हैं कि वहाँ नील करके और एक कागज़ उसके अंदर रख दें। एक में चूँकि हमारे यहाँ 13 उम्मीदवार थे, 14वां नोटा, तो 13 उम्मीदवार के लिए 17 गा के 13 फॉर्म जो कि उनके एजेंट आए तो उनको देने पड़ सकते हैं। एक एक्स्ट्रा कॉपी एक मशीन के साथ रखने के लिए और एक ओपन लेने के लिए हमने वहाँ पे 15 कॉपियाँ रखवाई थी। कम से कम 10 लोगों ने ऐसा किया है कि उन्होंने वो सारी कॉपियाँ जिस पे खाली टोटल मतदार ही लिखे हैं, अंदर कोई डिटेल्स उन्होंने नहीं लिखी, और पूरे का पूरा और वो सफ़ेद कवर में रख के उसको उन्होंने रख दिया। न उसमें ग्रीन पेपर सील का हिसाब लिखा, न कितने मत पड़े उसका हिसाब लिखा। यही कारण है कि हमें इतना ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। आप समझिए, अगर हम एक्यूरेट हो जाएं तो इतने सारे फॉर्म भरने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। हमने वो फॉर्म उठाए, उनकी डायरी निकाली, जो 17 का हमने मंगाया था वो भरा हुआ था, उसके आधार पे वो फॉर्म फिलअप करवाए और फिर उसको उसके साथ रखा है। आप समझिए, इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास आपका मोबाइल नंबर है, हमारे पास आपका पूरा एड्रेस है, आपकी सारी डिटेल्स हमारे पास हैं। हम दूसरे दिन आपको बुला करके या उसी रात, जबकि आपका सबमिशन आपने जमा करवा दिया, और फिर हम आपको फ़ोन करें और आपसे ये कहें कि साहब वापस आ जाइए क्योंकि आपका 17 का है वो ब्लैंक मिला है, तो क्या स्थिति होगी आपकी। तो प्लीज़ मेरा सभी मित्रों से ये निवेदन है कि इस प्रकार की कोई भी घटनाएं आप ना करें। जब आपने एक 17 का फिलअप किया है तो उसी प्रकार से आपको बाकी के 17 का और सभी चीज़ें जो आप पैक करते हैं उनको भी आपको उसी कंडीशन में पैक करना चाहिए जैसे कि आप जो ओपन देते हैं उनमें जो लिखते हैं। मान लीजिए आपने जो दिया है 17 का, उसमें एक आंकड़े लिखे हैं, और जो आपने एजेंट को दिया उसमें अगर गलत आंकड़े कर देंगे तो भी परेशानी में पड़ जाएंगे। देखिए, काउंटिंग जब तक ख़त्म नहीं होती है तब तक आप ड्यूटी पे हैं। आपको कभी भी पुलिस घर से पकड़ के ले जाएगी अगर आप गलती करेंगे। तो प्लीज़ सबसे मेरा ये निवेदन है कि इस प्रकार की घटनाएं ना करें। प्रॉपर जवाब जो आपसे मांगे गए हैं, चूँकि उनके जवाब सिर्फ आपके पास हैं और किसी के पास नहीं है, उन जवाबों को प्रॉपर ढंग से आप दें और अच्छी तरीके से तैयारियां करें। शाम को जब आप सबमिट करने जाते हैं तो देख लीजिए कि क्या परेशानियां होती हैं कि जो आपको प्रोग्राम दिया जाता है वहाँ पहुँचते उस तरीके से सबमिशन नहीं होता है। कहीं कोई कवर किसी जगह, कहीं कोई कवर किसी जगह मांगा जाता है। लेकिन आपकी सुविधा के लिए एक व्यवस्था मैं आपको ऐसी बताता हूँ कि आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे।
कवर भले आपके पास कम हो, लेकिन आपको सारे फॉर्म दिए जाते हैं और डबल दिए जाते हैं। सब फॉर्म आपको डबल दिए जाते हैं। तो जो फॉर्म आपको डबल दिए जा रहे हैं, आप उनकी दोनों कॉपियां भर लो। एक कॉपी तो जमा हो गई, जहां भी आपने जमा कर दी वहां वो कॉपी जमा हो गई है, लेकिन जो दूसरी कॉपी आपके पास बच गई है सारे फॉर्म की, क्योंकि आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर के तौर पे दिन में जब एक कॉपी भरते हैं, तभी अगर दूसरी कॉपी भरेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, चाहे वो इकरारनामा हो, चाहे कोई भी चीज़ें हों। तो अगर आप भर लेते हैं और अपने पास रखते हैं, इसमें भी उम्र के संदर्भ का है या अंध असक्त वाला है या इस प्रकार के जो भी हैं, उनमें इनकी ज़रूरत नहीं है। मैंने आपसे कहा था, पहले भी ट्रेनिंग में कहा है कि 17G ये महत्वपूर्ण है। 17C जो फॉर्म है वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रिसाइडिंग की डायरी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। PSO5 जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तो PSO5 के साथ अटैचमेंट भी आया है, वो अटैचमेंट भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा 16 पॉइंट ऑब्जर्वर रिपोर्ट फॉर्म है। अगर आपकी एसी में कोई आपको विशेष फॉर्म दिया गया हो तो वो है। इनको आप दो दो कॉपी में भरिए, एक एक कॉपी कवर में जमा करके जमा करवा दीजिए और एक कॉपी अपने पास रखिए। मैं एक घटना बता रहा हूँ, इसी बार की है। एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये कह रहे थे, मैंने सारे पेपर जमा करवाए हैं, क्योंकि हमने एक एक ओपन सेट मंगाया था जैसा कि आपको बताया, और वहाँ काउंटर ये कह रहा है कि साहब हमें नहीं मिला। अब सेक्टर ऑफिसर भी विश्वास के साथ ये नहीं कह पा रहा है कि, क्योंकि हमने तो सेक्टर ऑफिसर से मंगाए थे कि इन्होंने अपने फॉर्म दिए या नहीं दिए, और वो व्यक्ति कह रहा है हमने सारे फॉर्म दिए थे। सेक्टर ऑफिसर ने भी बाद में कहा कि साहब हमने काउंटर पे जमा करवाए थे। अब काउंटर पे 241 बूथ में से अगर 240 बूथ के मिल रहे हैं तो एक बूथ के कहाँ चले गए? जो भी हो, ब्लेम किसी को नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस कंडीशन में जब दूसरी कॉपी देने का नंबर आ जाए, क्योंकि पेपर तो आपको सबमिट करने पड़ेंगे, हमसे खो गए हैं तो भी हम आपसे डिमांड करेंगे, क्योंकि उसकी जानकारियां सिर्फ आपके पास होती हैं। देखिए, जो सारा सामान आप कलेक्ट करते हैं उसके साथ एक इस तरीके का फॉर्म होता है जिस पे आपको क्या क्या मिल गया, उसके नंबर क्या है, वो सब आपको लिख के भर के रखना होता है। और वो फॉर्म आपको जमा नहीं करवाना होता, वो फॉर्म आपके पास ही रहता है। वो लिस्ट, चेक लिस्ट जो है वो आपके पास रहती है कि आपको CU मिले तो किस नंबर के मिले, आपको कंट्रोल जो पेपर सील मिले वो किस नंबर से किस नंबर तक के मिले, आपको बैलेट पेपर मिले तो किस नंबर से किस नंबर तक के मिले हैं, आपको स्ट्रेप सील मिली तो किस नंबर से। इस तरीके से सबकी डिटेल्स होती हैं उस फॉर्म में। अगर वो फॉर्म आपने भर के अपने पास रखा हुआ है तो उसमें 2-3 चीज़ें आप ऐड कर दीजिए कि कितना मतदान हुआ, कितने स्त्री थे, कितने पुरुष थे, और टोटल मतदाता कितने थे। इतनी चीज़ें अगर आप उस पर नोट डाउन कर लें तो शाम के टाइम पे कोई भी फॉर्म खो जाए, कोई भी कवर खो जाए, आप खाली वहाँ कहेंगे साहब हमें ब्लैंक कवर और फॉर्म दे दीजिए, कोई भी आपको प्रोवाइड करवा देगा, क्योंकि वो हमारे पास उपलब्ध होते हैं और जानकारी आपके पास है तो तुरंत आप भर के दे सकते हैं। तो या तो 2-2 सेट तैयार करिए, एक आपके पास रखिए, क्योंकि डबल सेट आपको दिए इसलिए जाते हैं कि जब जरूरत पड़े आप उनका उपयोग कर पाएँ। और अगर आप डबल सेट नहीं तैयार कर रहे हैं तो जो मैंने कहा वो एक फॉर्म पक्का तैयार कर लीजिए। वो फॉर्म आपका तैयार होगा, वो लिस्ट आपका तैयार होगा, तो आपसे कंट्रोल यूनिट का नंबर पूछा जाए तो भी आप लिख सकते हैं, आपको बैलेट यूनिट का पूछा जाए तो भी आप लिख सकते हैं, वीवीपैट का नंबर लिख सकेंगे, आपने कौन सा ग्रीन पेपर सील इस्तेमाल किया है, आपने कौन सा पिंक पेपर सील इस्तेमाल किया है जो मोक पोल का बॉक्स पैक करने के लिए किया जाता है, आपके पास सारी डिटेल्स लिखी होंगी। इसके अलावा आपको खाली 3 ही चीज़ें अगर महत्वपूर्ण है जो याद रखनी है। उनमें भी क्या है कि कितना मतदान हुआ, उसमें स्त्री कितने थे, पुरुष कितने थे, तो लिख लीजिए तीनों आंकड़े। अब इस बार से एक पॉइंट और एक्स्ट्रा हो गया है, और वो पॉइंट ये है कि एपिक कार्ड से कितना मतदान हुआ है, EP से एपिक कार्ड से कितना मतदान हुआ है, वो और एक क्वेश्चन PSO5 में जरूरी हो जाता है। अगर इन सवालों का जवाब मिल जाए तो टोटल परसेंटेज में से एपिक कार्ड वाला निकालेंगे तो बाकी से जो मतदान हुआ है वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि इन चीज़ों को अगर आप नोट डाउन करके रखेंगे, कोई भी फॉर्म आपको देंगे कि साहब इस फॉर्म को भर दो क्योंकि आपका फॉर्म खो गया, नहीं मिल रहा है, तो अभी नहीं, और वो कागज़ आपके पास रखना कोई गुनाह नहीं है। पूरा इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आ जाए तब तक भी आप रख सकते हैं, क्योंकि अब मान लीजिए हमारे 23 अप्रैल को मतदान हो गया है, अब 23 मई को अगर मशीनें खुलेंगी और उसमें से जिसका 17 ब्लैंक निकलेगा, अब चूंकि हमने तो डेटा ले रखे हैं इसलिए हम परेशान नहीं करेंगे, लेकिन कई ऐसी होती हैं जहां आपसे खाली वहां ले लिया गया, अगर उसको चेक नहीं किया गया है तो स्थिति कैसी है कि उस दिन आपके पास पहुंच जाएगा, उस दिन आपको बुलाया जाएगा, आप जब तक हाजिर नहीं होंगे तब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप
आपको अवश्य ही सजा होगी, आप बच नहीं सकते हैं इस चीज़ से। तो प्लीज़ मेहरबानी करके, मैं अपने अनुभवों के आधार पे आपसे कह रहा हूँ कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर आप थोड़े भी लेज़ी हैं तो इस एक चीज़ में बड़े परफेक्ट बनिए कि आपके यहाँ कितना मतदान हुआ है, कितने स्त्री थे, कितने पुरुष थे, परसेंटेज क्या था, ये सारी चीज़ें उसी में लिख लीजिए, उस चेक लिस्ट में जो आपको दिया जाता है कि आपको किस नंबर के कंट्रोल यूनिट वगैरह मिले हैं। और वो कागज़ जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाए तब तक आपको संभाल के रखना है, क्योंकि कभी भी आपके पास फ़ोन आए तो आप तुरंत कह सकते हैं कि साहब जो भी डिटेल्स आपको चाहिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आप वो डिटेल्स नोट डाउन कर लीजिए। कोई परेशानी नहीं होगी। आप जहाँ होंगे अपने काम पे शांति से, घूमने गए होंगे तो आप घूमने का भी आनंद ले पाएंगे, नहीं तो परेशानी में पड़ जाएंगे। धन्यवाद मित्रों। आपको मालूम पड़ा होगा, मुझे तो बड़ा ही इस देश सेवा के कार्य में आनंद आता है। भले थकान तो लगती है, अभी भी मैं थकान महसूस कर रहा हूँ, और जबकि पिछले 8 दिन से आपके साथ कोई भी वीडियो से मैं जुड़ नहीं पाया, लेकिन आज थोड़ा सा समय निकाल के आपके साथ ये सारी चीज़ें प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि आपको इससे ज़रूर हेल्प मिलेगी। धन्यवाद। देखते रहिए संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास। धन्यवाद।